अब बात करते हैं पंजाब की, जहां कुछ ही घंटों के अंदर 2 बार धमाके हो गए। अमृतसर और जालंधर में हुए इन धमाकों ने सनसनी फैला दी है। धमाकों की जांच शुरू हो गई है, तो वहीं इस पर राजनीति भी हो रही है। क्या ये साजिश है या फिर महज हादसा, ये बड़ा सवाल है। जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर मंगलवार रात धमाका हुआ। वहीं अमृतसर में आर्मी कैंप के भीतर भी ग्रेनेड अटैक की कोशिश की गई, लेकिन वो दीवार पर टकराकर फट गया। चंद घंटों के अंदर इस तरह 2 धमाके होना मामूली बात नहीं मानी जा सकती। जालंधर में हुए इस धमाके की तस्वीरें देखिए। यहाँ बीएसएफ चौक के पास रात करीब 8 बजे एक स्कूटर के पास धमाका हुआ। इस बात की जांच की जा रही है कि धमाका स्कूटर के अंदर हुआ या किसी ने उसके पास कोई विस्फोटक रखा था। जालंधर पुलिस के मुताबिक स्कूटर का मालिक और बेटा जांच में सहयोग कर रहे हैं। देखिए, 8 बजे हमारी जब पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पे मौजूद थी, तो यहाँ पे एक्टिवा जो कि एकदम गेट के पास खड़ी थी, उसको अचंभेत से आग लग गई। उसकी आग, जो एक्टिवा है, वो एक्टिवा का जो बच्चा चला रहा था और जो मालिक है, वो हमारे पास इस वक्त है और वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं और इसमें आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमारी चल रही है। जानकारी के मुताबिक खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जालंधर धमाके की जिम्मेदारी ली है। ये कहा जा रहा है कि ब्लास्ट रणजीत सिंह की मौत का बदला लेने के लिए किया गया है, जिसे गुरदासपुर में हुए एनकाउंटर में मार गिराया गया था। हालांकि खालिस्तानी एंगल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस पूरे मामले की जाँच के लिए एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंची। इस वक्त हम जालंधर में हैं और ये ब्लास्ट साइट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लगातार जो पंजाब पुलिस के द्वारा तहकीकात की जा रही थी, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स है वो लगातार जांच कर रहे थे। एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। वो भी लगातार यहाँ पे सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि और जांच में ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कौन सा एक्सप्लोसिव यूज़ किया गया, उसकी क्या मात्रा थी। क्योंकि जैसे पंजाब पुलिस के पास एक सीसीटीवी फुटेज आई थी जिसमें देखा कि ब्लास्ट बहुत तेज़ होता है और उसका धमाका लगभग यहाँ से 1 किलोमीटर तक था। तो उसके बाद जो जांच है, जो पंजाब पुलिस के जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स थे वो तो लगातार कर रहे थे, लेकिन अब जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके भी टीम के मेंबर्स यहाँ पहुँच चुके हैं। जालंधर में हुए धमाके के करीब 3 घंटे बाद अमृतसर में आर्मी कैंप खासा के बाहर रात करीब 11 बजे ग्रेनेड अटैक हुआ। खासा कैंटोनमेंट एरिया की दीवार पर जोरदार धमाका हुआ, जिससे दीवार को नुकसान पहुंचा। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम यहां पहुंची। आप देख सकते हैं कि यहीं देर रात एक धमाका हुआ था। फोरेंसिक एक्सपर्ट यहाँ पे एविडेंस कलेक्ट करने में लगे हुए हैं। यही जगह है जहाँ पे धमाका हुआ और धमाके का असर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टिन का शीट पूरी तरह से उखड़ गया और वहाँ पे जो स्प्लिंटर कुछ लगे हुए हैं। ये इस सब का जांच ये चल रही है, क्या ये ग्रेनेड एक्सप्लोजन था या ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस था, किसी ने यहाँ पे प्लांट किया था। बताया जा रहा है कि किसी ने बाहर से आकर दीवार पर धमाका किया। हालांकि धमाका कम तीव्रता का था, लेकिन आर्मी कैंप के एरिया में हुआ है, इसीलिए सभी जांच एजेंसियां चौकन्ना है। धमाकों के पीछे पाकिस्तान और आईएसआई की साजिश का एंगल भी तलाशा जा रहा है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਨੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਫਿਰਕੇ ਭੜਕਾਉਣੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਬਿਲकुल उल्टा हो गया। जालंधर और अमृतसर ब्लास्ट के मामले में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है और वो इस ब्लास्ट को कहीं ना कहीं सियासत से जोड़ रहे हैं। वो इस ब्लास्ट को बीजेपी और आने वाली इलेक्शन से जोड़ रहे हैं। ऐसे बयान देने से वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी जब कभी ऐसे बयान दिए गए हैं, पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया है। इन धमाकों के बाद राजनीति और बयानबाजी भी शुरू हो गई। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने सीधे बीजेपी पर आरोप लगा दिया है। आप सोचिए, इतना गैर जिम्मेदार कोई सरकार कैसे हो सकती है। पंजाब को इन लोगों ने अपराध और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। मैं आपको बताऊं, मैं
ये जो आम आदमी पार्टी सरकार के मुखिया का बयान आया है, ये अरविंद केजरीवाल के सह पे है, क्योंकि इन लोगों की मिली भगत है अपराधियों से, इसलिए वो अपराधियों को स्पेस दे रहे हैं निकलने का। वहीं बीजेपी ने भगवंत मान के आरोपों को सिरे से नकारा। ये कहा कि चुनाव में पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को सबक सिखाएगी। इन धमाकों की टाइमिंग पर सबका ध्यान जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी है, हो सकता है कि इसी को ध्यान में रखते हुए ये धमाके करवाए गए हों। प्रदीप दत्ता और मोहम्मद गजाली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बंगाल चुनाव परिणाम के बाद अब हर किसी की नजर उसके मुखिया पर टिकी है, यानी कौन होगा पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री। किसके नाम पर बीजेपी मुहर लगाएगी? क्या बीजेपी फिर चौंकाएगी या फिर बंगाल के लिए अधिकारी तय हो चुका है? कहां पर होगा शपथ ग्रहण और कौन कौन होगा उस शपथ ग्रहण का हिस्सा? इन सारे सवालों के जवाब हम लेकर आए। मिशन बंगाल पूरा हो चुका है। अब उसके मुखिया की तैयारी हो रही है। समूचा बंगाल ही नहीं, हिंदुस्तान भी बेसब्र है कि भद्रजन के लोग यानी बंग लोग बंगाल की सत्ता का अधिकारी आखिर कौन होगा? क्या वो शुभेंदु अधिकारी ही होंगे जिनकी भाव भंगिमाएं अप्रतिम जीत के बाद नए आत्मविश्वास से लबरेज हैं? बंगाल बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो जगह से कमल खिलाने का करिश्मा कर दिखाया है। अब तक मिली जानकारियों और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बंगाल बीजेपी के सियासी रणयोद्धाओं में से टीम लीडर के तौर पर अभी तक जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो सिर्फ एक ही है, शुभेंदु और सिर्फ शुभेंदु। अभी तक बंगाल की सत्ता के केंद्र बिंदु फिलहाल वही नजर आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो शुभेंदु के नाम पर लगभग मुहर लग चुकी है और उनके नाम पर फाइनल मुहर 8 मई को कोलकाता की पार्टी बैठक पे हो सकती है, जिसमें बंगाल की नई सियासी टीम का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, जो बंगाल के केंद्रीय पर्यवेक्षक भी हैं, उनके साथ साथ ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी सह पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक उसी दौरान समीक भट्टाचार्य बंगाल बीजेपी के विधायक दल के नेता के लिए शुभेंदु अधिकारी के नाम का प्रस्ताव रखेंगे, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल के नेता चुने जाने का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इसका इशारा पहले ही बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष कर चुके हैं। रनर तो है ही, चेहरा फिट है, कितना तेज भाग सकते हो, कितना तेज बोल सकते हैं। ये अब मैं आपके मन की बात बताऊं, अब बाकी की दूसरा नाम में आप आगे हैं, अरे मेरा चेहरा देखकर ऐसा लगा कि मैं रनर हूँ। ऐसा शरीर लेकर कोई आदमी भाग सकता है दूर दूर तक, ऐसा कोई भी इच्छा मेरा भी नहीं है और ऐसा कोई संभावना नहीं है। पहले संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब तय हो गया है कि शपथ ग्रहण का आयोजन कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ही होगा। इस मैदान का नाम आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। 1919 में चितरंजन दास और दूसरे नेताओं ने यहाँ रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। अब उसी मैदान से बंगाल में एक बार फिर नए युग का आगाज करने के लिए बीजेपी शपथ लेगी। इस ऐतिहासिक विजय के बाद शपथ का साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्रियों समेत एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। मैं इस समय हूँ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। ये वही ग्राउंड है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की अगली सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। तैयारियां हो रही हैं, एक और कोलकाता पुलिस तो वहीं पार्टी के विभिन्न नेता जो एक साथ बैठक और विचार विमर्श कर रहे हैं। अब तैयारियों के बारे में आपको जरा बता दें। ब्रिगेड परेड ग्राउंड बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे यहाँ पर। ये जो इलाका है यहाँ पर एक बड़ा सा मंच बनाया जाएगा। एक ही मंच बनाया जाएगा लेकिन 3 हैंगर बनाए जाएंगे। 3 हैंगर में लाखों लोगों को बुलाया जा रहा है। वो सारे समर्थक, वो सारे कार्यकर्ता, वो सारे लोग जिन्होंने छोटी या बड़ी भूमिका निभाई है बीजेपी की जीत में। तो वहीं दूसरी ओर राज्यपाल मौजूद होंगे, नवनिर्वाचित विधायक मौजूद होंगे, जो मंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे, वो मौजूद होंगे और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के पूरे देश से सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाएगा, कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया जाएगा और वो नेता जो लगातार पिछले 1 वर्ष से अधिक समय से यहाँ काम कर रहे थे वो भी शामिल होंगे। असल में बीजेपी बंगाल में शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। उसके लिए उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती की तारीख को चुना।
बीजेपी बंगाली अस्मिता और बंगाल के लोगों में पार्टी के बारे में और बेहतर छवि बनाने का प्रयास कर रही है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि शपथ ग्रहण में ममता बनर्जी को भी बुलाया जाएगा। पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी आमंत्रण जैसा जाता है वैसा जाएगा, आने वाले आएंगे भी, और उत्साह का माहौल है पूरे कलकत्ता में, कलकत्ता के अगल बगल के जिलों में, और बहुत, मुझे तो लगता है कि लाखों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होंगे। बुद्धिजीवी और बाकी सब जो कोलकाता या बाकी गणमान्य व्यक्ति होते हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री को बुलाया जाएगा। हाँ, हम लोग किसी से द्वेष नहीं रखते हैं, वो लोग द्वेष रखें अपने घर में, उनको उनकी बात है। हम लोग सबको लेके चल, सबका साथ सबका विकास वाले लोग हैं। सबको इन्विटेशन जाएगा। हाँ, जाहिर है बंगाल में बीजेपी अपने हर उस सपने को पूरा करने की कोशिश करेगी जिसके ख्वाब उसने बंगाल की जनता को दिखाए हैं। वो वादे पूरे करने की कोशिश करेगी जो बंगाल की जनता से किए गए, क्योंकि अब बंगाल का मॉडल भी बीजेपी के लिए अगले चुनावों का लिटमस टेस्ट बनकर सामने आ सकता है। मनोज लोईवाल और ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पश्चिम बंगाल में सूत्रों के मुताबिक 8 मई को विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को नेता चुना जाएगा। इस बीच रॉयटर्स बिल्डिंग, जहां से नई सरकार चलेगी, वहां क्या नजारा है, बता रहे हैं हमारे सहयोगी ऋतिक मंडल। ये फलक बताती है कि वाम जमाना के मुख्यमंत्री ज्योति बासु 8 दिसंबर 1980 इस फलक का उद्घाटन किया था। दरअसल हम राइटर्स बिल्डिंग के अंदर है, जहां पर इतिहास की नायाब निशानी है। देश स्वाधीन होने के बाद यहाँ पर से ही वाम जमाने में या फिर कांग्रेस के जमाने में जो बंगाल की शासन हुआ करता था, एक तरफ ये फलक और दूसरी तरफ ये मूर्ति जरा देखिए, ये डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय उनकी ये मूर्ति है, हाफ बास मूर्ति जो है यहाँ पर लगी हुई है। इसका चेहरा देखिए, न जाने कितने से सालों की धूल जो है यहाँ पर अभी भी लगा हुआ है। लेकिन बंगाल में सत्ता पलट होने के बाद एक बड़ा ऐलान भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक बार फिर से महाकरण यानी कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग और इस शहर का धरोहर जो है उसके गलियारे, उसके कॉरिडोर्स खिलखिलाने लगेंगे, क्योंकि फैसला लिया गया है इन बंद कमरों में से ही अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल से सत्ता चलाएगी। इस जमाने में राइटर्स बिल्डिंग के रोटांडा सेक्शन के अंदर हम हैं। यहाँ पर जो आप ये घर देख सकते हैं, ये था कैबिनेट रूम। फिलहाल इस रूम में ताला लगा हुआ है, लेकिन चाहे ज्योति बासु या फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य के समय में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो यही था कैबिनेट रूम, और यहीं से तमाम कैबिनेट की मीटिंग और फैसला जो है वो ली जाती थी। अब भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर आकर रिनोवेशन वो करेंगे और इसी से जो ये बंगाल का एक धरोहर है, यहाँ से जो है ये जो है यहाँ से ही सरकार परिचालना की जाएगी। और अब बात समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। बंगाल चुनाव में ममता दीदी की हार के बाद बीजेपी अखिलेश पर निशाना साध रही है, तो इन सबके बीच अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भर कर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर चुनाव प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। दिलचस्प बात यह है कि आरोपों के बीच अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। अब इसके सियासी मायने तलाशे जा रहे हैं। अब आप देखिए 10 नंबरी लोगों का खेल, जो मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया हैं, जो सक्रिय हैं, मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया जो सक्रिय हैं, 10 नंबरी लोगों के सहयोग से क्या हुआ? जब बाई इलेक्शन हुआ, समाजवादी पार्टी रह गई 12% वोट पर और भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई 77% पर। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को मैनेज करती है या भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। बड़ी संख्या में जो अधिकारी थे वहां पोस्ट किए गए थे, जिनका बहुत गहरा संबंध यूपी से रहा। कुछ लोगों को पोस्टिंग में हमने भी ऑलाइज किया अपनी समाजवादी सरकार में।
वो बंगाल में जाकर के लोकतंत्र को डैमेज कर रहे थे, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए लगे हुए थे। देख रहा है इंडिया में खबरें और भी हैं। एक ब्रेक का यहाँ वक्त हो गया है, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों और अपडेट्स के साथ। देख रहा है इंडिया में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। करीब 200 एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने ये जानकारी दी है। 433 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1100 की एहतियातन गिरफ्तारी हुई है। चुनाव के बाद हिंसा पर एक्शन में पुलिस। तो पश्चिम बंगाल हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर है। करीब 200 एफआईआर दर्ज की गई है और ये जानकारी पुलिस की तरफ से साझा की गई है। अलग अलग केस से जुड़ी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। पुलिस ने ये जानकारी दी है कि 1100 लोगों की एहतियातन गिरफ्तारी की गई है। चुनाव के बाद लगातार जो हिंसा से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही थी, अब उन तमाम घटनाओं पर पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। 1100 की एहतियातन गिरफ्तारी हुई है। टीएमसी के गुट आप देखिए आपस में किस तरह से भिड़ गए थे। चुनाव के बाद हिंसा की ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आई हैं और पश्चिम बंगाल के डीजीपी ने इस पर क्या जानकारी दी है, सुनिए।